सीएम धामी ने किया साफ, कहा 10वीं 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लागू नहीं होगा नकल रोधी कानून। तेरह 1357 गांवों में नियमित पुलिस व्यवस्था शुरू, सीएम धामी ने किया 6 नए थानों और 20 चौकियों का शुभारंभ। उत्तराखंड में 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना पर ब्रेक, केंद्र सरकार ने लगाई रोक। हरिद्वार में ओम अल्लाह विवाद पर संतों की प्रतिक्रिया, कहा मुस्लिम अल्लाह की जगह ओम का उच्चारण करने को स्वतंत्र। उत्तराखंड में 3 IAS समेत 7 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल, रविनाथ रमन बने सचिव राज्यपाल। और उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच सर्द हवाओं से लौटी ठंड, आने वाले दिनों में भी रहेगा ठंड का मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे डोईवाला से, जहां जॉली ग्रांट स्थित कोठारी मोहल्ले में बिना ग्रामीणों की सहमति के निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाने का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध करते हुए वहीं टावर के लिए खोदे गए गड्ढे में पत्थर डालकर कंपनी और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट के नजदीक और आबादी वाले क्षेत्र में लग रहे टावर से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी प्रभावित होंगे, जबकि क्षेत्र बीमारियों से जूझ रहे लोगों को और अधिक समस्या का सामना भी होगा। बीजेपी नेता संपूर्ण सेहरावत, कांग्रेस नेता गौरव सिंह और यूकेडी नेता संजय डोभाल ने कहा कि अगर यह मोबाइल टावर अन्यत्र स्थापित नहीं किया गया तो फिर गांव के लोगों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन प्रशासन और टावर कंपनी के खिलाफ होगा। जैसे है ये किडनी है हमारी, तो हम इस मारे नहीं लगाने देते। यहाँ हमको कई ऑपरेशन हो रखी है, तो हम पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब नहीं लगाने दे रहे हम यहाँ। अगर ये लगेगा तो बीमारियां फैलेंगी। हाँ, बीमारी फैलेगी, सांस नहीं लिएंगे, तब नहीं लगाने दे रहे हम। नहीं लगना चाहिए। ना, नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपका नाम? मंगला देवी। जहाँ तक हमारी जानकारी में लोगों की कोई राय नहीं ली गई है और जो ट्राई के नियम हैं इसके टावर लगाने के, उन नियमों को भी ताक पर रखा गया है। आप साफ देख रहे हैं, कम से कम 30 मीटर की दूरी घर से होनी चाहिए। बिल्कुल घर के बगल में लगा। हमारे नौगई जी हैं, इनके घर में इनकी वृद्ध माता जी हैं, छोटे बच्चे हैं, एक बल्कि बगल में एक हमारे हार्ट के पेशेंट रहते हैं। जब आप हॉस्पिटल में 100 मीटर की दूरी में, हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी रखते हैं, तो आपको यहाँ भी कम से कम 35 मीटर की दूरी का जो नियम है मेंटेन करना चाहिए था। और सारे नियमों को ताक पे रखे गया है। एक हमारे यहाँ पर पड़ोसी हैं, इनको यहाँ पर बैंक ने फाइनेंस नहीं किया, इसलिए कि आप एयरपोर्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा अपने शबाब पर है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसको लेकर भारी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि कांवड़ियों की काफी संख्या में भीड़ हरिद्वार आ रही है। इसको लेकर मजिस्ट्रेट और सभी अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इस कांवड़ यात्रा में सावन की कांवड़ के मुकाबले युवा कम आते हैं, जिस कारण इस कांवड़ यात्रा में जिला प्रशासन को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है घाटों पर और हमारे सभी मजिस्ट्रेट साहबान और सभी लोग अपनी लगातार ड्यूटी पर हैं और बड़ा ही स्मूथली चल रहा है। और इस मेले की खासियत ये है कि जो इसमें क्राउड आता है, थोड़ा मैच्योर्ड क्राउड आता है। आपने देखा होगा कि सावन मास में जो आता है उसमें यूथ बहुत आता है। अपना आना, शांति के साथ जल भरना और धीरे से प्रस्थान करना, व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक हैं। कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी कुछ बहुत ही सुचारू ढंग से संपन्न हो। सर अब देखिए इसमें 2-3 एंगल्स पर, एक तो अभी हमारे साथ नगर आयुक्त जी भी हैं, मैंने इनसे कहा कि साफ़ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रहनी चाहिए। साथ ही पुलिस प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ का कोई अनुचित लाभ न उठाने पावे। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंकों की बैठक ली। वहीं इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में पर्वतीय जनपदों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयासों की जरूरत है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का आम जन पर अधिक से अधिक फायदा होना चाहिए। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक जैसी प्रकृति की योजनाओं के तहत लोगों को संबंधित विभागों की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मिश्रित लोन लेने की सुविधा मिल सके। सहकारी बैंकों द्वारा एनपीए को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं। बैंकों को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने की दिशा में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों और प्रयासों की आवश्यकता है। देखिए, उत्तराखंड जैसे राज्य में सहकारिता हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और सहकारिता, कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिलकर कृषि, बहुत सारे जो काम हैं संयुक्त तत्वाधान में संचालित हो रहे हैं, उन सभी पर आज समीक्षा हो रही है। इसके साथ साथ और हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और कैसे कोऑपरेटिव ग्रुप को और बढ़ाकर लोगों को और सुविधा पहुंचाकर, और हमारे देश के सहकारिता मंत्री के नाते आदरणीय अमित शाह जी ने लगातार इन सहकारी संस्थाओं को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं वहां से जो दी हैं, उनका अधिकाधिक कैसे लाभ लें, उन सभी पर चर्चा करें। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की महिलाओं को फिर से 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने वाले अधिनियम 223 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। वहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ मामले को सुनने के बाद प्रतिवादियों को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए और कहा कि चयन प्रक्रिया वर्तमान रिट याचिका के अगले आदेशों के अधीन होगी। आपको बता दें कि ये मामले को 4 जुलाई 2023 के लिए रखा गया है और मामले के अनुसार याचिकाकर्ता आर्या उत्तराखंड की डोमिसाइल नहीं रखने वाली महिला हैं और उत्तराखंड अपर पीसीएस परीक्षा 2021 मेधावी होते हुए भी मात्र इसलिए अनुत्तीर्ण हो गई। हमने उसमें कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। वन नेशन वन सिटीजनशिप वन कंट्री, ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कह रखा है। इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का 2018 का जजमेंट है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड, डोमिसाइल बेस्ड, रीजन बेस्ड कोई भी रिजर्वेशन देना है तो आपको पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसा कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है। On those grounds, Honorable High Court has asked reply from the state government. उनको 6 हफ्ते का समय दिया गया है और जो भी ऑनगोइंग प्रक्रिया है 2021 का पीसीएस एग्ज़ाम जो चल रहा है, अगर इसमें जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन रहेगी। खबर देहरादून से है, जहां बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में 5वें दिन भी कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने सचिवालय घेराव भी किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हो गई। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस दौरान बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का जमकर विरोध किया गया।
जबकि हकीकत यह है कि वो गांधी की मूर्ति के आसपास बैठे हुए बच्चे थे और जो लोग पथराव कर रहे थे वो आज भी बाहर हैं, नकल कराने वाले बाहर। और अजब नकल कानून बनाया है जो आज से आगे को लागू होगा, लेकिन इन जो 5 भर्ती घोटाले हुए इनके आरोपियों पर ये नकल कानून लागू नहीं हो रहा है। तो ये सरकार की कथनी और करनी के फर्क को साफ दिखाता है। साथ में मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जो कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे अविभाजित उत्तर प्रदेश के, उस समय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी एक नकल विरोधी कानून बना था। आखिर उस कानून का क्या हुआ, क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेकर कांग्रेस मुखर है और हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। खबर देहरादून से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डालनवाला थाने में कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा के खिलाफ तहरीर दी। साथ ही उन्होंने महरा पर एबीवीपी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की है। उठाई एबीवीपी का आरोप है कि महरा ने अपने बयान में कहा है कि बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान प्रीतम सिंह के साथ विवाद करने वाले लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। महरा ने इसके साक्ष्य होने की बात कही थी। एबीवीपी का कहना है कि यदि ऐसा है तो वे प्रमाण दे या फिर माफी मांगे। खबर चमोली से है, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक का खेल मैदान गौचर में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022-23 का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी जोनल खेलकूद में प्रतिभाग करेंगे। इस प्रतियोगिता में इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, फार्मेसी, आईटी व अन्य ट्रेडों में डिप्लोमा स्टूडेंट ने भी भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बॉस हाउस विजयी रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य देवेंद्र यादव ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया। प्रतियोगिता को संपन्न करवाने में क्रीड़ा अधिकारी अनुज कुमार, मंजीत, अरविंद रावत, मीडिया प्रभारी शीतल वैरबान ने कुशलता से संचालन किया। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिले की जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में चल रहे कार्यों में आ रही परेशानियां और लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों से वार्ता कर त्वरित निस्तारण करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भीमताल और नैनीताल विधानसभा में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिनका रिव्यू किया गया है और अधिकारियों को इन समस्याओं के निदान के लिए एक बैठक की गई है। वहीं इसके अलावा शहर में यातायात की व्यवस्था ठीक हो और जाम की दिक्कत से पर्यटकों को व राहगीरों को निजात मिल सके, इसके लिए प्राधिकरण फंड से 2.5 करोड़ रुपए भी रिलीज किए गए हैं। हमने जल संस्थान से अधिशासी अभियंता को 2-3 बार कहा कि भाई तुम अपने काम में सुधार करो, तो इनके कान में जू नहीं रहेंगी। तो हमने फिर कमिश्नर को कहा भी ये काम नहीं कर रहे हैं और इसकी एक बार समीक्षा कर लो। तो आज समीक्षा बैठक हमने करी है। अब उन्होंने पहले जब ऐसी नहीं आए थे तो सब बात कही कि ऐसी के यहाँ फाइल गई है, ऐसी आ गए, उन्होंने बता दिया हमारे पास एक भी फाइल नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं और जनता के कामों से इनको कोई लेना देना नहीं है। 1-1, 1.5 साल से बजट दिया हुआ है और उन पर काम शुरू नहीं हुआ। तो ये कष्ट का विषय है। अब आज कमिश्नर साहब ने उनको टाइम दे दिया कि हर हफ्ते रिव्यू भी करेंगे और कामों को जल्दी जल्दी कराएंगे। कि पिछली जो सैटरडे था उसको जनता मिलन हो नहीं पाया था, इसीलिए उसको आज जो शिकायतकर्ता और डिपार्टमेंट्स जिनको दोनों को पहले से डेट दी गई थी उनको आज यहाँ पे बुलाया गया। जल जीवन मिशन की मैंने अपडेट ली थी एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर ऑफिसर का, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढिलाई उनकी ओर से हुई है। इसमें जिनने भी विलम्ब किया है उसके लिए मैंने सीडीओ नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच भी बिठाई है कि वो पता लगाएंगे कि विलम्ब किस स्तर से हुआ है और क्या ये विलम्ब जायज़ था, अगर गलत था तो उस पर कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा जो बाकी शिकायतकर्ता हैं उसमें यहाँ पे कुछ और इशू जल जीवन मिशन में आए थे भीमताल विधानसभा के, उसमें भी अब लेकिन कनेक्शन मिल चुका है और पूरा भी मैंने अभी रिव्यू जल जीवन मिशन को किया है, जिसमें कुछ एक काम ऐसे हैं जिसमें कि अवार्ड तो हो गए हैं लेकिन मौके पर अभी शुरू नहीं हुआ है। तो उसको मैं सैटरडे को सभी ऑफिसर्स को दोबारा बुला रहा हूँ और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। खबर नैनीताल से, जहां हाई कोर्ट ने नंधौर इको सेंसिटिव वन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा बाढ़ राहत
स्कीम के तहत माइनिंग की अनुमति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। वहीं मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामलों को निस्तारित करते हुए सरकार को आदेश दिया कि बाढ़ राहत कार्य के तहत नदी से निकलने वाली माइनिंग को वहीं निस्तारित किया जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिए हैं कि नदी की ड्रेजिंग सरकारी एजेंसियों से ही कराई जाए, प्राइवेट से नहीं। मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। राज्य सरकार ने नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो अपर स्ट्रीम है नंदौर रिवर की, उसमें रिवर ड्रेजिंग के नाम पे माइनिंग की परमिशन दे दी थी, जिसमें कि रिवर बेड मटेरियल एक प्राइवेट कंपनी को परमिट किया गया था कि वो वहाँ से आरबीएम ले जाए और वहाँ ले जाके क्रश करके यूज़ करे। जबकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव एरिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी डायरेक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि ऐसे इको सेंसिटिव जोन में माइनिंग नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने आज इस मामले को फाइनली सुनते हुए इसका निस्तारण कर दिया और ये आदेश दिया है कि उस रिवर में, जो कि जंगल में पड़ती है नंदौर वाइल्ड लाइफ में, तो वहाँ पे रिवर ड्रेजिंग तो हो पाएगी फ्लड मैनेजमेंट के लिए, बाढ़ के पर्पज से, लेकिन जो मटेरियल निकाला जाएगा वो स्टेट की एजेंसीज के द्वारा निकाल के वहीं जंगल में ही रखना होगा और उसको जंगल से बाहर ले जाने या माइनिंग करने की परमिशन बिल्कुल नहीं होगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर के तमाम संस्थाओं की ओर से 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकी हमले में भारतीय सेना के शहीद जवानों की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। वहीं डीके पार्क में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने भारतीय सेना के जवानों के त्याग, बलिदान और अदम्य साहस के बारे में अपने विचार रखे और युवाओं से अपील की कि वे नशे आदि व्यसनों से दूर रहकर सेना का अभिन्न अंग बने और देश सेवा में अपना करियर भी बनाए। इधर शहर में कई जगह सैन्य संगठनों व पूर्व सैनिकों व सरकारी विभागों ने भी 2 मिनट का मौन रखा, पुलवामा शहीदों की कुर्बानी को याद किया। यहाँ पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम सबको ये भारतीय होने के नाते ये हम सबका फर्ज है कि जिन हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने जिस तरह से भारत व भारतवासियों की रक्षा करते हुए अपनी बलिदान को दिया है, इसलिए हम सबको उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उनके बलिदान और उनके शौर्य, अदम साहस के बदौलत ही हम लोग अपने जो भी पर्व या त्यौहार जो भी अपने अपने घरों में सुख चैन से मना पाते हैं, तो मात्र एक से रह जाता है भारतीय सेना के जवानों को, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान देकर हम भारतवासियों को और भारत देश को हमेशा सुरक्षित रखने का कार्य किया है। इसलिए हम सभी का परम कर्तव्य है कि अपने शहीद सैनिकों के प्रति उनके प्रति श्रद्धा भाव के साथ भक्ति भाव प्रकट। चारधाम यात्रा के लिए संयुक्त रोटेशन ने बीते 3 साल से ना बढ़े किराए को बढ़ाते हुए 2023 के लिए यात्री किराए में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। हालांकि 2022 की तुलना में यह किराया थोड़ा बहुत ही बढ़ाया गया है। संयुक्त रोटेशन के अध्यक्ष संजय शास्त्री ने बताया कि बीते 3 साल से संयुक्त रोटेशन नहीं चारधाम यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन महंगाई को देखते हुए और यात्रियों की जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए 5% की मामूली बढ़ोतरी की गई है। जो भी हुआ होगा पिछले उसमें, क्योंकि इतना बड़ा मेला था, जितना मैं कर सका मैंने किया। आगे आप संचालन में कोई नई फिर बैठक रखना चाहें वो रख लें, रेट आज ही तय करना चाहें आप तय कर लें, जैसा आप उचित समझें। डोईवाला के जॉली ग्रांट स्थित कोठारी मोहल्ले में बिना ग्रामीणों की सहमति के निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाने का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध करते हुए टावर के लिए खोदे गए गड्ढे में पत्थर डालकर कंपनी और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट के नज़दीक और आबादी वाले क्षेत्र में लग रहे टावर से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी प्रभावित होंगे, जबकि क्षेत्र में बीमारियों से जूझ रहे लोगों को और अधिक समस्या का सामना भी टावर के लगने से करना पड़ेगा।
भाजपा नेता संपूर्ण सिंह रावत, कांग्रेस नेता गौरव सिंह और यूकेडी नेता संजय डोभाल ने कहा कि अगर यह मोबाइल टावर अन्यत्र स्थापित नहीं किया तो फिर गांव के लोगों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन प्रशासन और टावर कंपनी के खिलाफ होगा। जैसे है ये किडनी है हमारी, तो हम इस मारे नहीं लगाने देते यहाँ। हमको कई ऑपरेशन हो रखी है, तो हम पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब नहीं लगाने दे रहे हम यहाँ। अगर ये लगेगा तो बीमारियां फैलेंगी। हाँ, बीमारी फैलेगी, सांस नहीं लेंगे, तब नहीं लगाने दे रहे हम। नहीं लगना चाहिए। ना, नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपका नाम? मंगला देवी। जहाँ तक हमारी जानकारी में लोगों की कोई राय नहीं ली गई है और जो ट्राई के नियम हैं इसके टावर लगाने के, उन नियमों को भी ताक पर रखा गया है। आप साफ देख रहे हैं, कम से कम 30 मीटर की दूरी घर से होनी चाहिए, बिल्कुल घर के बगल में लगा हमारे नौगई। देहरादून के शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि बेरोजगार संघ द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी देहरादून द्वारा संपूर्ण देहरादून जनपद में धारा 144 लागू की गई थी। इस दौरान बेरोजगार संघ से जुड़े कुछ युवाओं द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस व प्रशासन द्वारा कई बार समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रखा गया है, जिस पर सभी युवाओं के विरुद्ध कोतवाली नगर में धारा 188 के उल्लंघन का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। जनपद पुलिस का सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था बनाने में जनपद पुलिस को सहयोग प्रदान करें। कचहरी में जैसा मैंने आपको कल बताया कि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे आंदोलनरत हैं उसमें 80% बच्चे यहाँ से निकल गए हैं, 20% बच्चे लगभग रहे हैं और ये एक खास ग्रुप के बच्चे हैं। इनको भी हमने विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अलग अलग संगठनों ने इनको बहुत समझाया बुझाया, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं और धारा 140 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धारा 188 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। अभी भी कचहरी परिसर में जहाँ पर ये बैठे हुए हैं उस परिसर में धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें, जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही।